आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के बारे में। दोस्तों, इस समय तेजस मार्क 2 और एमका को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही हैं। पहले तेजस मार्क 2 को लेकर के एक खबर सामने रखी गई जहां पर कहा गया कि इस प्रोग्राम में डिले फेस हो सकती है और जब तक अमेरिका टीओटी अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इस समय एमका को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एमका प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल है वो सितंबर तक प्रदान कर दिया जाएगा। इस समय एमका डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत एमका के 4 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग टेस्टिंग से गुजरेंगे और इनके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आडा यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कंधों पर है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो सीडीआर है यानी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो पूरा हो चुका है और माना ये जा रहा है कि अब जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है वही शुरू किया जाना है, क्योंकि आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम रोल आउट की बात करें तो एमका का जो रोल आउट है वो वर्ष 2026 तक अनुमानित किया गया है। वहीं इसकी जो पहली उड़ान है ये वर्ष 2027 तक अनुमानित है। हालांकि ये टाइमलाइन कम भी हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्योंकि ये एक अनुमानित टाइमलाइन है और अगर प्रोग्राम फास्ट ट्रैक हुआ तो शायद हमें रोल आउट 2025 में ही देखने को मिल जाए और पहली उड़ान 2026 में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम एमका मार्क 2 की बात करें तो एमका मार्क 2 भारतीय वायुसेना को 2035-36 से ज्वाइन करेगा और एमका मार्क 1 2032 से इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर देगा। एमका मार्क 2 को लेकर के ये कहा जाता है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस इंजन और बहुत सारे एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एमका मार्क 1 की बात करें तो जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उसमें कुछ बड़े बदलाव की बात कही जा रही है और उसमें से सबसे बड़ा बदलाव है इंटरनल कैनन्स को लेकर के। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर के एक नई बहस छिड़ी हुई है कि क्या एमका में इंटरनल कैनन देखने को मिलेगी या नहीं और एमका के स्पेसिफिकेशंस में हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं एचएएल की उस रिपोर्ट से जहाँ पर एमका के इंटरनल कैनन को लेकर के बातचीत कही गई है। अगर हम सोर्सेस की बात माने तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें इंटरनल कैनन का जो इम्पैक्ट होता है एयरफ्रेम में वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़्यादा नुकसान स्टेल्थ कोटिंग को ना पहुँचे, ज़्यादा नुकसान एयरफ्रेम को ना पहुँचे, इसके चलते जो इंटरनल कैनन है उसको बाहर करने का फैसला भी लिया जा सकता है। हालांकि इस समय बाकायदा एक अध्ययन शुरू किया गया है ये जानने के लिए कि जो इंटरनल कैनन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट है उसमें हमें इंटरनल कैनन देखने को मिलेगी या नहीं। क्योंकि दुनिया भर के अगर हम स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम्स की बात करें तो उन्होंने मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे इंटरनल कैनन्स को हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर आप पुराने एयरक्राफ्ट की बात करें जिसमें F-22 रैप्टर या F-35 लाइटनिंग 2 हैं तो इन दोनों में इंटरनल कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको लेकर के हाल ही में अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंटरनल कैनन के इस्तेमाल से जो पोटेंशियल डैमेज है फ्यूजलाज में उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसीलिए एयरक्राफ्ट की जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो भी काफ़ी प्रभावित होती है और बार बार उसको रिपेयर करना पड़ता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है पेंटागन की, जहां पर पेंटागन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि F-22 रैप्टर और F-35 में जो इंटरनली माउंटेड गन्स हैं इनका सीधा प्रभाव उसके स्टेल्थ कोटिंग में देखने को मिला है। पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि इन कैनन के इस्तेमाल से जो क्रैकिंग इश्यूज़ हैं वो जनरेट हो रहे हैं एयरक्राफ्ट में और इसके अलावा और भी कई कंसर्न हैं जो इन गन्स के चलते होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि अलग अलग देशों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल चाइना के J-20 की बात करें तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी इंटरनल कैनन इस्तेमाल नहीं की गई है। वहीं तुर्की का जो TFX जिसको अफगान के नाम से जाना जाता है वो भी सेम रिजीम को फॉलो कर रही है, उसमें भी कोई इंटरनल कैनन हमें देखने को शायद नहीं मिलने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय वायुसेना अपने एमका प्रोग्राम में इंटरनल कैनन को इंटीग्रेट करेगी या नहीं करेगी ये डिसीजन अभी भी पेंडिंग में है। अभी इसका अध्ययन चल रहा है और अध्ययन के बाद डिसाइड किया जाएगा कि एमका में जो कैनन है वो यूज़ की जाएगी या नहीं। हालांकि अगर हम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की बात करें तो उसमें एक 30 mm का जो पॉडेड कैनन है वो उसके वेपन पैकेज का हिस्सा होगा जो कि तेजस मार्क 2 की लेथैलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मौजूदा फाइटर एयरक्राफ्ट
जो कि काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ में आते हैं, काफ़ी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ में आते हैं। इनमें जो इंटरनल कैनन्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो फ़र्क है वो सीधे तौर पर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस पे भी देखा जाता है। और शायद यही कारण है कि शायद हमें एमका का जो फाइनल प्रोडक्शन मॉडल है उसमें इंटरनल कैनन्स देखने को ना मिले। खैर, ये रिपोर्ट्स हैं और अभी अध्ययन शुरू किया गया है, हम ये कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है इसकी वजह से तो संभावित है कि हमें एमका में शायद इंटरनल कैनन देखने को ना मिले। हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो उनके द्वारा रिपोर्ट्स में ये पहले ही कहा जा चुका है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ है वो कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू होता है ये बेसिकली जो इनिशियल प्रोडक्ट बेस लाइन होता है उसको इस्टेब्लिश करता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल रिव्यू होता है जो कि सिस्टम के फैब्रिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट को सुनिश्चित करता है। एडीए के द्वारा तकरीबन एमका के 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं और उन्हें अलग अलग फ्लाइट टेस्टिंग से गुजारा जाएगा ताकि जो समय अवधि है उसको कम किया जा सके, और उसके लिए जो अनुमानित लागत आएगी वो 15,000 करोड़ रुपए की आएगी। हालांकि जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट जब प्रोडक्शन में आएंगे भारतीय वायुसेना के लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी जब ये फुल प्रेस प्रोडक्शन में आएंगे। और माना जा रहा है कि एमका अपने श्रेणी के किसी भी दूसरे इंपोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में 50 से 60% तक सस्ता होगा। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने के जो 4 वर्ष के अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा, यानी इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और तकरीबन 6 वर्षों में इसका जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अभी एमका को भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने में तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी बाकी हैं। इनिशियली भारतीय वायुसेना एमका के 7 स्क्वाड्रन को लेकर के प्रतिबद्ध है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएंगी, जबकि जो 5 स्क्वाड्रन होंगी वो एमका मार्क 2 की होंगी जो कि इंडिजिनस इंजन के साथ हमें देखने को मिलेंगी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 17.6 मीटर्स की होगी। इनका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। वहीं इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम देखने को मिलेगा। वेपन्स की बात करें तो इनके वेपन के जो पेलोड कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम होने वाली है। एमका में टोटल आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर ये 6500 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम की होगी और वहाँ पर ये 4 जो मिसाइल्स हैं इनको ईजिली कैरी कर सकेगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये अपने साथ अस्त्र मिसाइल, तारा बॉम्ब को इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकेगा। वही डीआरडीओ का जो शॉ है वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होगा। बाकी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनको भी ईजिली एमका में यूज़ किया जा सकेगा। यानी ओवरऑल एमका एक बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगा, क्योंकि 6500 किलोग्राम का जो वेपन पेलोड है ये बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने साथ भारत में बनाई गई सभी मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो इस तरह भी इशारा कर रही हैं कि शायद हमें आने वाले भविष्य में इसमें MBDA की जो मीटियोर है वो भी देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनने वाली है। अगर हम एमका की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 6500 किलोग्राम की है और ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि तेजस की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 2400 किलोग्राम की है। एमका की मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.15 की होने वाली है। वहीं इसका जो कॉम्बैट रेंज है वो 1620 किलोमीटर्स का होने वाला है। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20 किलोमीटर की होने वाली है। एमका का जो स्टेल्थ फीचर होगा वो भी काफ़ी एडवांस होगा, क्योंकि इसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इसका IF सिग्नेचर काफ़ी रिड्यूस होगा। इंटरनल वेपन बेस के चलते भी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होने वाला है। वहीं इसमें हाई क्वालिटी रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका के पास जो सेंसर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। एमका में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम ऐसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होगा और उसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट भी दिया जाएगा, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। आने वाले समय में इसमें लेज़र डेजिग्नेशन पॉड भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और तो आपको इसके बारे में पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक अहम हिस्सा होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।